नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को उत्तराखंड श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, हिमालयी क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण को लेकर किए जा रहे अनुसंधान से होगा लाभ। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास और जल संरक्षण में शोध सराहनीय है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पराली जलाने की घटनाओं पर पंजाब सरकार को लगाई फटकार। एनजीटी ने कहा, सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 1000 से ज्यादा जगह पर जलाई जा रही है पराली। पंजाब सरकार ने कहा, सभी एसएचओ को दिए गए हैं निर्देश, पराली जलाने पर करें कार्रवाई। दमकल विभाग की टीमों को भी लगाया गया है काम पर। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने वोकल फॉर लोकल विषय पर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का किया उद्घाटन। 11 नवंबर तक खादी उत्पादों पर 20% तक की विशेष छूट। जब खादी उत्पाद बिकते हैं तो ग्रामीण भारत में काम करने वाले कारीगर होते हैं आत्मनिर्भर। उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत और कन्याकुमारी के निकट बने ऊपरी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश जारी। अरब सागर में बने वायु विक्षोभ के कारण कोयम्बटूर और नीलगिरी में हो रही है तेज बारिश। मौसम विभाग ने कहा, अगले 24 घंटे में और अधिक बारिश होने की है संभावना। और खबरें विस्तार से। सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र के ध्येय के साथ उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहीं। इस दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को जीवन में 3 बातों को याद रखने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों को ना भूलें, सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे नैतिक मूल्यों से कभी समझौता ना करें और अर्जित शिक्षा के बल पर समाज के विकास में योगदान देते हुए विकास से वंचित लोगों की मदद करें। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में जिस भूमि से चिपको आंदोलन हुआ है, वहां विश्वविद्यालय के उच्च हिमालयी पादप संरक्षण शोध केंद्र और पर्यावरण विभाग के द्वारा हिमालयी क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण को लेकर किए जा रहे अनुसंधान सराहनीय है। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, अडॉप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, पलायन रोकथाम, पर्यटन आधारित उद्योग और जल संरक्षण में शोध और नीति संबंधी 5 विषयों पर आधारित दस्तावेज को विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट प्रयास कहा जा सकता है। ये दिलचस्प तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। 70 के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पराली जलाने की घटनाओं पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। ट्राइब्यूनल ने कहा है कि सैटेलाइट इमेज से साफ नजर आ रहा है कि पराली जलाने की घटनाएं अब भी हो रही हैं। पंजाब सरकार ने एनजीटी को बताया कि सभी एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी घटना न होने दें। दमकल विभाग की टीमों को भी काम पर लगाया गया है। कल से पराली जलाने पर 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
एनजीटी ने कहा कि सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 1000 से ज्यादा जगह पर पराली जलाई जा रही है और आपने सिर्फ 13 एफआईआर दर्ज की हैं। किस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है? एनजीटी ने पंजाब सरकार से ये भी पूछा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय दिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि पराली के निपटान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी पर सब्सिडी दी जा रही है। ट्राइब्यूनल ने पंजाब सरकार से पूछा कि कितने किसानों को ये मशीनरी उपलब्ध हुई है, आंकड़े दें। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली और इससे सटे दूसरे राज्यों में पराली जलाने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। एनजीटी ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की सुबह 10 बजे की सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि पूरे पंजाब में बड़ी तादाद में पराली अब भी जलाई जा रही है। सैटेलाइट इमेज में पराली जलाने की सटीक जगह की जानकारी भी दी गई है। इस पर कार्रवाई हो। एनजीटी में मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नई दिल्ली में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लाउंज का उद्घाटन किया। दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री की अपील से जोड़ने के लिए दिवाली उत्सव के दौरान स्थानीय उत्पादों की एक विशेष श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक स्थानीय रूप से निर्मित उत्पाद आम लोगों तक पहुंचे। जब खादी उत्पाद बिकते हैं तो ग्रामीण भारत में काम करने वाले कारीगरों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। इस अवसर पर मनोज कुमार ने कहा, खादी प्रेमियों के लिए यहाँ हर बजट में स्थानीय उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। दिल्ली में कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए जिनकी कीमत 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक है, हस्त निर्मित मिट्टी के मंदिर, ग्रामोद्योग और पीएमईजीपी इकाइयों द्वारा मिलेट से बने उत्पाद, मोमबत्तियां, अगरबत्ती, खादी कारीगरों और डिजाइनरों द्वारा तैयार खादी जैकेट और विभिन्न फैशनेबल खादी परिधानों की एक विशेष श्रृंखला भी उपलब्ध है। दिवाली उत्सव और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव बनाते हुए नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन विशेष छूट भी दे रहा है, जिसमें खादी उत्पादों पर 20% तक की छूट और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट शामिल है। उन्होंने सभी से त्योहारों में स्वदेशी खादी उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी से जुड़े लाखों कारीगरों को आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री ने आज जनता से डिजिटल मीडिया का उपयोग करके स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करते हुए भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने एक लिंक narendramodi.in वोकल फॉर लोकल भी साझा किया, जिस पर लोग नमो ऐप पर उत्पाद या उसके निर्माता के साथ सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, आइए इस दिवाली पर हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाएं। आइए हम ऐसे उत्पाद खरीदें जिन्हें स्थानीय स्तर पर बनाया गया हो और उसके बाद उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ नमो ऐप पर एक सेल्फी पोस्ट करें। अपने मित्रों और परिवार को अपने थ्रेड में शामिल होने तथा सकारात्मक की भावना का प्रसार करने के लिए आमंत्रित करें। आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों के बिजली मंत्रियों से कहा कि राज्य बिजली और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा को दुरुस्त करना जरूरी होगा। प्रत्येक 3 महीने में एक बार मंत्रियों का सम्मेलन किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने बिजली क्षेत्र की टीम इंडिया को देश की आर्थिक वृद्धि के परिवर्तक के रूप में बधाई दी और कहा कि बिजली प्रणाली अधिक मजबूत और व्यवहारिक है। उन्होंने उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की सलाह भी दी ताकि इसे पूरी तरह संभव बनाया जा सके। इसके लिए रोड मैप को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पहला आवश्यक कदम बिजली दर को नियमित रूप से तय करना है, जिसका अर्थ है कि इसे वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले हर साल मार्च की शुरुआत में तय किया जाना चाहिए। दूसरा, टैरिफ लागत प्रतिबिंबित होना चाहिए। राज्य जो चाहे सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडी के लिए भुगतान करना होगा। और हमारा देश भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस है, लेकिन अब समय है कि भारत जैविक उत्पाद को देश दुनिया तक पहुंचाए। इसी मकसद से जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जैविक उत्पादों के मामले में भारत का ऑर्गेनिक बाजार दुनिया में आने वाले वर्षों में सबसे भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर उभरने के लिए तैयार खड़ा है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 उत्पाद जारी किए।
6 जैविक उत्पाद अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल होंगे। मदर डेयरी के सफल आउटलेट और ऑनलाइन मंच के जरिए इनकी बिक्री की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत आज सरप्लस अनाज का उत्पादन कर रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाएं और ऐसा जैविक खेती की तरफ आगे बढ़कर ही किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि NCOL के जरिए जैविक उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे सदस्य किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में प्राकृतिक खेती का दायरा 50% तक बढ़ाने की जरूरत के साथ साथ जैविक उत्पादों की देश दुनिया तक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। और हेड ऑर्गेनिक बिजनेस अमोल निमित दोषी ने कहा है कि इससे किसान लाभान्वित होंगे। हम करीब 7-1,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में करंटली, एंड इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखेंगे तो वो करीब 2,000 करोड़ का ही मार्केट है। थोड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट को भी ऐड कर देंगे तो सब कुछ मिला के 15-20 हजार करोड़ से ज्यादा होता नहीं है। निदेशक DKMA एवं ICAR डॉक्टर SK मल्होत्रा ने कहा कि आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है। किसान जो है कुछ अपने खेत का कुछ हिस्सा नेचुरल फार्मिंग में उसको वो एक प्राकृतिक रूप से उसको ग्रो करने देता है, लेकिन उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जाता जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बात होगी, जब जैविक खेती की बात होगी, उसमें प्रमाणीकरण जो है वो सामने आता है और उसका जो है सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट मिलता है और किसान को जो है उसके प्रमाणीकरण के सारे नियम जो है फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, कुछ बातें की थी कि भाई इसमें क्या हमारे पास उत्पादन में कुछ कमी हो जाएगी, तो अभी तक के बहुत सारे आंकड़े जो हमारे सामने निकल करके आए, करीब करीब 10 से लेकर के 20% तक का शुरू की अवस्था में, क्योंकि उसका 3 साल का जो कन्वर्जन का पीरियड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया होता है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन एस्टेब्लिश करने के लिए उस लेवल तक आने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। तो शुरू में 10 से 20% उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसका जो एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की विधियां अपनाते जाएंगे, वो ऑर्गेनिक कार्बन की बिल्कुल मात्रा भी जो हमारी बढ़ती चली जाएगी और वो सुधार होगा और उपज भी उतनी मिलने लगेगी। जी। वरिष्ठ कृषि पत्रकार संदीप दास ने कहा है कि किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नॉर्दर्न इंडिया में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है, जहाँ इंटेंसिव जो हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो उसके वजह से सॉइल जो न्यूट्रिएंट है, सॉइल जो उसका हेल्थ है बहुत डिटोरेट कर चुका है, तो उसको रिज्यूमेट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग एक वे फॉरवर्ड दिखने को उभर के आ रहा है। और इसका 2 पहलू है, एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और एक दूसरा चीज है क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और दूसरे चक्कर में क्या हुआ है, द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो स्टैंडर्ड हो गया। तो उसका एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है और उसका सॉइल हेल्थ को कैसे बरकरार रखा जाए, सस्टेन कैसे किया जाए, ये दोनों चीज को, क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि आगे वाले जो फ्यूचर में 10-15 साल में अगर हम अभी ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि हम ऐसे इंडिस्क्रिमिनेट यूज जो इसकी मतलब रैशनल यूज नहीं कर पा रहे हैं फर्टिलाइजर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मंगलवार से जल दिवाली अभियान की शुरुआत की है, जिसमें देश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल संयंत्रों तक ले जाकर जल प्रबंधन के टिप्स दिए जा रहे हैं, ताकि जल संचयन और प्रबंधन में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हो सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से महिलाओं को जल प्रबंधन में शामिल करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जल दिवाली अभियान की शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में जल संरक्षण के संदेश को आगे ले जाने के लिए अमृत मित्र बनी महिलाओं को जागरूक किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से मंगलवार को एक कार्यक्रम के तहत महिलाओं को 2 जल शोधन संयंत्रों का दौरा करवाया गया और जल संरक्षण के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। पानी का महत्व भी लोगों को समझाना है, उसमें घर की महिला को अगर हम समझाते हैं तो वो परिवार में बहुत अच्छे से सबको बताती होती है कि इस तरह से आपने पानी को इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है। जल शोधन संयंत्र पर पहुंची महिलाओं ने पानी को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया को देखा और शहर में की जाने वाली
जलापूर्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। हम सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को यहाँ पर लेकर आए हैं जिससे कि वो यह देखें कि जल जो है किस तरीके से साफ़ किया जाता है, किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस होती है और किस तरीके से वो घर घर टाइम पे पहुँच जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी दिलाराम चौक स्थित जल संस्थान में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने जल संस्थान में जल संयंत्रों के संचालन को देखा और समझने का प्रयास किया। सन 1937 में बने जल उपचार संयंत्रों का दौरा कर सभी महिलाएं बेहद अचंभित और खुश नजर आईं। पहाड़ों में पानी एक मुश्किल प्रक्रिया से होकर घरों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए पानी का सही ढंग से उपयोग और बचाव किया जा सके। इसी उद्देश्य से भारत सरकार दिवाली से पहले जल दिवाली का आयोजन करा रही है। महिलाओं को जल की गुणवत्ता, संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूक करने से ज्यादा पानी की बर्बादी को रोकने के टिप्स दिए गए। उनको एक एक्सपोजर दिया जाए, उनको ये बताया जाए कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार चलते हैं और उसी के उद्देश्य से लगभग 60 से 70 महिलाएं विभिन्न एसएचजी की यहाँ आमंत्रित की गई थी। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जल दिवाली के तहत कलश यात्रा भी निकाली। यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा पानी है और हर चीज़ की सुविधा है। कैसे उसको साफ किया जाता है क्लोरीन डाल के, और बड़े बड़े यहाँ टैंक लगे हुए हैं। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 7 नवंबर से 9 नवंबर तक जल दिवाली का आयोजन करा रहा है। यह कार्यक्रम अमृत और NULM योजनाओं का एक संयुक्त प्रयास है। आयोजन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं संयंत्रों के संचालन को समझने के लिए देश भर में चुने गए 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगी। देहरादून और चंडीगढ़ ब्यूरो और पूर्वा के साथ राजेश राज की रिपोर्ट DD न्यूज के लिए। उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत और कन्याकुमारी के निकट बने ऊपरी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में रुक रुक कर तेज वर्षा हो रही है। अरब सागर के मध्य पूर्वी भाग में बने वायु विक्षोभ के कारण कोयम्बटूर और नीलगिरी में तेज वर्षा हो रही है। कई जिलों में एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऊटी के लिए पर्वतीय रेल सेवा भी फिलहाल रोक दी गई है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। चेन्नई और उपनगरीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। और आइए अब देखते हैं मंडी खबर। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,450 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,300 रुपए पर आ गया। राज्य के ही जेतपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को मूंगफली का भाव 6,125 रुपए था। 8 नवंबर को इसके सौदे 130 रुपए उछलकर 6,255 रुपए पर हुए। धोराजी मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,280 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव 25 रुपए लुढ़क कर 6,255 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 7 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,261 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 139 रुपए की तेजी आई और भाव 5,400 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश के लालगंज मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,900 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 7,000 रुपए पर हुए। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त के असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है।
कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को रापर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट, खातेगांव और जोधपुर मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव रहा 8,350 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 350 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,000 रुपए पर आ गया। राज्य के ही रापर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को मूंग का भाव था 6,280 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 595 रुपए उछलकर 6,875 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव था 7,931 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 7,876 रुपए पर हुए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में 7 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,860 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,850 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 नवंबर को मूंग 8,700 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग के रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। पंजाब के किसान गेहूं की विभिन्न किस्मों जैसे PBW 826, PBW 869 और सुनहरे की बुआई कर ले। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। पंजाब के किसान राया और अफ्रीकी सरसों की विभिन्न किस्मों की बुआई नवंबर के मध्य तक कर ले। बुआई करते वक्त यूरिया जरूर डालें। पंजाब में ही फूल गोभी की दर से पकने वाली किस्मों की रुपाई की जा सकती है। यहाँ पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलगम, लहसुन और मटर की बुआई इस मौसम में की जा सकती है। पंजाब के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज की नर्सरी लगा ले। यहाँ बेर में पाउडरी फफूंद दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए बोर्डो मिश्रण छिड़के। पंजाब में नींबू वर्गीय फलों में कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर ले। पंजाब के किसान गन्ने की समय समय पर सिंचाई करते रहें। साथ ही किसान गन्ने में बेधक कीट के नियंत्रण के उपाय भी कर ले। हरियाणा में गन्ने में स्मट रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ऐसे पौधों को उखाड़कर जला दें। हरियाणा के किसान मक्के के खेतों में उचित नमी बनाए रखें। अगर यहाँ मक्के में बेधक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं डालें। यहाँ के किसान बाजरे की पक्की फसल की कटाई कर लें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी की तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ लौकी, करेला और टिंडे की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा में भिंडी में जेसिड के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का स्प्रे करें। हरियाणा में ही इस समय नींबू, संतरा, आम, लीची, अमरूद और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। हरियाणा में इस समय सरसों की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान बुआई के लिए अच्छे बीजों और किस्मों को चुनें। सरसों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली से पहले पूर्व सैन्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षा मंत्री ने मंत्रालय को 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत भुगतान की 3री किस्त जारी करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कैथोहलान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF से जुड़ा एक आतंकवादी ढेर कर दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार शुक्रवार तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल सकते हैं। UGC ने भारत में विदेशी उच्च स्तर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 की घोषणा कर दी है। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 5वीं 2+2 वार्ता शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देहरादून के पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं और राज्य की संस्कृति की झलक देखी गई। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर भीड़ भाड़ से बचने के लिए नई दिल्ली से गोरखपुर, छपरा, गोमती नगर और बनमनखी जंक्शन के बीच त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।